नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नीतीश जंगवाल। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सदन में बेरोजगारी का मुद्दा गूंजा। रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर है, तो सरकार आंकड़े सदन में पेश करे। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गया। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के सवाल का जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बेरोजगारी की जो दर है वो कम हुई है। CMIE का जो डाटा है वो गलत है। मुख्यमंत्री ने जवाब पर विपक्ष ने सवाल उठाया कि अगर CMIE का डाटा गलत है तो सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। 2014 में ये जो आंकड़ा था 7.86 लाख आवेदक थे और फरवरी 2023 में ये आंकड़ा घटकर 6.46 हो गया। अब 6.46 और 7.86 आप अनुमान लगा सकते हैं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, बड़ी है कि घटी है। और इसलिए जब आंकड़ा दे दिया तो उसमें बड़ी है कि घटी है, हाँ ना में जवाब देने का आवश्यकता नहीं, मैंने तो और विस्तृत जवाब दे दिया। इसी प्रकार अगर मानो इस तुलना को अगर मैं और पीछे चला जाऊं तो 2009 और 10 में यही आंकड़ा, क्योंकि ये आंकड़ा किसी के अपने आप बनाया हुआ नहीं है बल्कि ये PLFS का आंकड़ा है। PLFS का आंकड़ा जो है वो बहुत से सोर्सेज इकट्ठा करके उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां से दर्ज होता है, वो हम नहीं बनाते हैं। ये 2009 और 10 में ये आंकड़ा था 8.7%। तो जब 2009-10 में 8.7 था, इसके बाद ये 7.86 हुआ, आज ये 6.46 है। तो इस हिसाब से तो लगातार बेरोजगारी दर घट रही है। हरियाणा में मौसम में बदलाव के साथ हो रही बारिश अब किसानों के लिए परेशानी बनती जा रही है। बेमौसम बारिश किसानों के लिए आफत लेकर आ गई है। बता दें कि बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। इसको लेकर किसानों ने अब प्रदेश सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाई जाएगी। तो वहीं मौसम विभाग की माने तो 24 और 25 मार्च को एक और पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिससे मौसम प्रभावित होगा और किसानों के लिए चिंता बढ़ सकती है। बता दें कि कुछ दिन पहले हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि हुई थी, जिस कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। हरियाणा के कई जिलों में जो फसलें हैं गेहूं और सरसों की, उनको काफी नुकसान हुआ था, जिसके चलते अब CM ने यह कहा है कि उनकी गिरदावरी करवाकर उनको मुआवजे की मांग की जाएगी। बता दें कि हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों का भारी नुकसान हुआ था। आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण का तीसरा दिन था। इस दौरान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधायक लक्ष्मण सिंह यादव की तरफ से विधानसभा सत्र के दौरान सदन में पूछे गए सवालों के जवाब में बताया कि हरियाणा सरकार वित्तायुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, जो नई उप तहसील उपमंडल और जिले के गठन के लिए नियम तय करेगी। भी आई थी कि नई सब डिवीजन बनाई जाएगी। पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लैंड बाउंड्री सील करने के एक आदेश आए थे, जो कि अब डेफर कर दिए गए हैं अगले साल की जून तक। उसके अंदर हमारी एक 3 मिनिस्टर्स की कमेटी है जो इन केसेस को रिकमेंड करती है सरकार को ऑन रिकमेंडेशन ऑफ डिप्टी कमिश्नर्स। मगर क्योंकि हरियाणा प्रदेश में लैंड बाउंड्रीज के लिए जो जनसंख्या ली गई थी वो 2011 की थी। अब PPP का डाटा आ रहा है, प्रोएक्टिव डाटा है, हमें लगभग ये अनुमान आता है कि कितनी जनसंख्या प्रदेश भर के अंदर और बढ़ी है, किस इलाके के क्षेत्रफल में ज्यादा जनसंख्या है। अब हम FCR की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाएंगे जो रिकंसिडर करेगी पूरा कैलकुलेशन क्राइटेरिया कि एक सब डिवीजन, एक तहसील, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, कितने गांव, कितनी सब डिवीजन होनी चाहिए। जैसे उनकी रिकमेंडेशन आएगी उसके उपरांत जो दहीना की इनकी डिमांड है सब डिवीजन बनाने की, सरकार उस पर विचार। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों को गिनवाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचने का धंधा पिछले कई सालों से चल रहा था। हमने विजिलेंस के माध्यम से जाल बिछाया और पेपर लीक करने वालों को पकड़ा, साथ ही आयोग को भंग भी किया। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज मुझे खुशी है कि 100 दिन के इस छोटे से कार्यकाल में हमने जहां
कुछ विभागों में व्यवस्था परिवर्तित कर दी है। कुछ विभागों में आने वाले 1 साल में जो बजट है वो आपको परिणाम देगा। हम हिमाचल प्रदेश की जनता, समाज के सभी वर्ग, किसान, मजदूर, महिलाएं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी सरकार पारदर्शिता से काम करेगी और जनता की सेवा में सत्ता सुख के लिए नहीं, सब कुछ जनता के हितों के हित में फैसले किए जाएंगे। मैं बालिका आश्रम गया, टूटी गंडी के उस बालिका आश्रम में मैंने उन बच्चों से सीखा। वो कभी कोई मांग लेकर नहीं आते थे और हमने उनके लिए सुख आश्रय कोष की स्थापना की कि आने वाले समय में सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। इस दृष्टि से हमने कार्य करना शुरू किया और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे अनुरोध को, जो 18 साल के बाद अनाथ बच्चे को छोड़ दिया जाता था, 18 साल के बाद वो बच्चा क्या करेगा, कहां जाएगा? कुछ तो अनाथ आश्रम में रहते हैं, कुछ अपने माता पिता, चाचे ताए, मामा के पास रहते हैं। वो बच्चे क्या करेंगे? हमने उनके लिए एक योजना लाई कि 18 साल के बाद जो भी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अगर वो NIT में सिलेक्ट होता है, IIT में सिलेक्ट होता है, एम्स में सिलेक्ट होता है, MBBS की पढ़ाई करना चाहता है या पॉलिटेक्निकल, ITI, जो भी कोर्स 18 साल के बाद जो हम अपने बच्चों को उसकी क्षमता के हिसाब से करवाते हैं, उसको करने का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, फीस का भी, हॉस्टल का भी, और 4,000 रुपया मासिक महीने की पेंशन देगी। साल में एक बार बाई एयर घूमने की सुविधा देगी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र में भोजन अवकाश के बाद सत्ता पक्ष के देरी से आने पर विपक्ष भड़क गया। बता दें कि देरी से सदन में आने पर विपक्ष ने सदन में जमकर हंगामा किया, तो वहीं सभी भाजपा विधायक सदन से उठकर बाहर चले गए। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बजट सत्र को लेकर हल्के में लेने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र पर लगातार जो बजट पर चर्चाएं चल रही हैं, इस बीच अब विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया है। बता दें हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष ने सदन में देरी से आने पर विपक्ष पर भड़काव किया। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा सदन की कार्रवाई में अपना पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन सरकार सदन के प्रति गंभीर नजर नहीं आ रही। समय 1:20 के ऊपर लंच के लिए विधानसभा जॉन की गई और स्पीकर साहब ने कहा 2:20 के ऊपर हम लोग मिलेंगे लंच के बाद। लेकिन जब 2:20 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक अंदर गए तो देखा कोई व्यक्ति सत्ता पक्ष की ओर से अंदर नहीं है। माननीय स्पीकर जी के ध्यान में लाया, उन्होंने बार बार बेल दी, बार बार घंटियां बजाई, लेकिन कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं आया। 15 मिनट तक कोई व्यक्ति नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया, हमारे विधायक दल ने निर्णय लिया कि हम लोग वॉकआउट करते हैं। ऐसी नॉन सीरियस गवर्नमेंट के पक्ष में हम लोग जहां नहीं बैठेंगे और उनकी बात हम क्यों सुने, जो व्यक्ति अंदर आने को तैयार नहीं है। और उसके बाद ना कोई अपने मंत्री अंदर आए, ना कोई CPS अंदर आए, ना विधायक अंदर आए। मैं जो मानता हूँ मुख्यमंत्री जी कहीं बिजी हो सकते हैं, क्योंकि आज वो 100 दिन का जश्न मना रहे हैं, जबकि जश्न मनाने के लिए 100 दिन के लायक मुझे नहीं लगता कुछ है। उनकी एक ही अचीवमेंट है, 1000 संस्थानों के ऊपर उन्होंने ताले लगाए हैं पिछले 100 दिन के अंदर। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतपाल सिंह के मामले पर पहली बार बयान दिया है। केजरीवाल ने अमृतपाल सिंह के मामले को पूरे संयम के साथ हैंडल करने के लिए पंजाब सरकार की तारीफ की है। केजरीवाल ने विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे थे कि आप सरकार सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कायम नहीं रख पाएगी, लेकिन भगवंत मान सरकार ने इस पूरे मामले पर जिस तरह से काम किया वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में कानून व्यवस्था लागू कर रखने के लिए और शांति बहाल रखने के लिए पिछले कुछ दिनों के अंदर भगवंत मान साहब ने और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कई कठोर कदम उठाए हैं। उन्होंने बहुत संयम और बहुत मैच्योरिटी के साथ मान साहब ने कार्रवाई की है। इसके लिए मैं भगवंत मान साहब को और आम आदमी पार्टी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते थे
कि आपको शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली ये काम तो करने आते हैं, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर काबू कर पाएंगे क्या? पंजाब बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट के ऊपर आप शांति की व्यवस्था कर पाएंगे क्या? पिछले 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो और अगर सरकार ईमानदार हो, इरादे नेक हों, तो लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत बखूबी कायम किया जा सकता है। हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आने के बाद एक गैंगस्टर्स के ऊपर और अपराधियों के ऊपर धरपकड़ चालू हुई और पिछले 1 साल के अंदर कई नशा माफिया वालों के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई। पिछले कुछ दिनों की कार्रवाई ने ये दिखा दिया है कि कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयार है। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत माँ के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी ज़रूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। अमृतपाल सिंह मामले में पंजाब पुलिस 9 राज्यों की पुलिस से जांच में मदद ले सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के डीसीपी ने कहा कि अगर पंजाब पुलिस उनसे मदद लेती है तो वो तैयार हैं। देखिए, जहाँ जरूरत होगी पंजाब पुलिस को हमारी, और हम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मदद करेंगे। जहाँ पर कुछ ऐसे केसेस सामने आए थे, जहाँ जो लोग वहाँ चलते हैं उनके पास कुछ वेपन जहाँ से इशू हुए थे, उस केसेस में हम लोगों ने उनका नोटिस लिया है, कॉग्निजेंस ली है। 1-2 जगह पे 1-2 केस ऐसे रजिस्टर हुए हैं, और हम लोग जहाँ पंजाब पुलिस को जरूरत होगी उनकी मदद करेंगे। अमृतपाल को लेकर शायद पंजाब पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस से भी संपर्क कर सकती है। हालांकि जिस तरह की खबर आ रही है, पंजाब पुलिस अब 9 राज्यों की पुलिस से संपर्क करेगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह, जो खुद भी पंजाब से आते हैं, उन्होंने कल एक बयान में कहा था कि अगर पंजाब पुलिस उनसे किसी भी तरह की मदद मांगती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्होंने साफ किया था कि किश्तवाड़ और पुंछ में 2 जगह से वरिंदर सिंह नाम का एक शख्स, जो तरन तारण का रहने वाला है और साथ ही साथ अमृतपाल का सहयोगी बताया जा रहा है, उसने वेपन लाइसेंस बनाया था और उसकी जांच जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा वो पंजाब पुलिस के साथ साझा भी किया जाएगा। मगर अगर पंजाब पुलिस किसी और तरह की मदद जम्मू कश्मीर पुलिस से चाहेगी तो जम्मू कश्मीर पुलिस उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले 30 सालों से आतंकवाद और एंटी इंसर्जेंसी जैसी दिक्कतों से जूझती आई है और इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए पूरी तरह से परिपक्व है। तो अगर पंजाब पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस से संपर्क करती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं जम्मू में कठुआ ज़िला, जो कि पंजाब के साथ लगता है, वहाँ पर नाकाबंदी भी बढ़ाई गई है और जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ते हुए पंजाब के बॉर्डर पर पहले तो इससे ज़्यादा एहतियात बरतने के लिए पुलिस को कह दिया गया है। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट, जम्मू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित बैजनाथ में विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट पीट बिलिंग में लंबे समय के बाद अप्रैल महीने में पैराग्लाइडिंग प्री विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। पीट बिलिंग में एक बार फिर से पैराग्लाइडर्स परिंदों की तरह हवा में उड़ते नजर आएंगे। वहीं इस मुकाबले से बैजनाथ को विश्व में नई पहचान भी मिलेगी। बैजनाथ में दुनिया भर के पैराग्लाइडर्स इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं। जिस बीच जिला पर्यटन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर विनय धीमान ने कहा कि पैराग्लाइडिंग प्री विश्व कप का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष रघुवीर सिंह बाली 5 अप्रैल को करेंगे और समापन समारोह 9 अप्रैल को होगा। हमारे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि वर्ल्ड प्री पैराग्लाइडिंग कप, जो कि एक्यूरेसी कप है, वो यहाँ पीट बिलिंग में 5 अप्रैल से 9 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा और 5 अप्रैल को माननीय श्री RS बाली जी, जो कि चेयरमैन HPTDC हैं, इसका विधिवत जो है उद्घाटन करेंगे और
9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसकी क्लोजिंग करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बुधवार को जींद के हुड्डा मैदान में जिला की बेटियों के लिए मुफ्त बस सेवा का शुभारंभ करेंगे। जींद विधानसभा क्षेत्र की बेटियों के लिए मुफ्त बस सेवा लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट शुरू करने जा रही है। लक्ष्य ग्रामीण विकास ट्रस्ट के चेयरमैन बलजीत रेड्डी ने बताया कि जींद विधानसभा क्षेत्र के सभी 36 गांवों की छात्राओं के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू कर दी है। भक्तों पर बरसेगा मां का प्यार, नवरात्रि पर भव्य सजेगा मां का दरबार। माता रानी का महापर्व कल यानी बुधवार से शुरू होगा और 30 मार्च को समापन होगा। 9 दिन माता रानी के दरबार में जयकारे गूंजते रहेंगे। भक्तों का तांता सुबह से मां के आगमन में देखने को मिलेगा। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा भी की जाएगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। माँ भरती झोली खाली, माँ अम्बे वैष्णो वाली, माँ संकट हरने वाली, माँ विपदा मिटाने वाली। माँ के सभी भक्तों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि का आगाज हो गया है। 9 दिनों में देवी दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की उपासना की जाएगी। 22 मार्च को नवरात्र का पहला दिन है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। माता शैलपुत्री को हिमालय की पुत्री होने पर इस नाम से पुकारा जाता है। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। चैत्र नवरात्रि का शुभ मुहूर्त 22 मार्च को सुबह 6:30 से 7:32 तक है। बताया जाता है कि इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना करना चाहिए। 9 दिन माता रानी की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र बेहद प्रिय है, इसलिए मां शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या फिर सफेद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। मां शैलपुत्री की उपासना करने से हर व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इन सब चीजों का लाभ उठाने के लिए देवी मां के इस मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्राय नमः का उच्चारण करना चाहिए। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन देवी के चरणों में देसी घी चढ़ाकर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देखिए, चैत्र नवरात्रों का मेला प्रारंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्रों में नए संवत का समागम होता है, इसलिए नूतन वर्ष नूतन संवत बीस के मनाते हैं। 9 दिन के नवरात्रे होते हैं, जैसे प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति, चाष्टमम नवमम सिद्धिधात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 दुर्गाओं के रूप हैं जो एक एक दिन आते हैं, तो उनका विधि विधान से यहाँ पूजन किया जाता है। सचंडी का पाठ किया जाता है। श्रद्धालु बहुत आते हैं दूर दूर से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल से यहाँ लोग आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा कर्मचारी तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं को आने के लिए पानी की, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो वृद्ध बूढ़े जो श्रद्धालु हैं उनको लिफ्ट से आने के लिए भी यहाँ इंतजाम किए गए। कहते हैं कि माँ दुर्गा की सवारी वैसे तो शेर है, लेकिन जब वो धरती पर आती है तो उनकी सवारी बदल जाती है। इस बार माँ दुर्गा नौका यानी नाव पर सवार होकर धरती पर आएंगी। चैत्र नवरात्रि माँ देवी को पूरी तरह से समर्पित होते हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। ये दिन बेहद खास होता है। 9 दिनों तक घर में माँ दुर्गा के नाम की ज्योत अवश्य जलाई जानी चाहिए। इन दिनों अधिक से अधिक माँ के निवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना उत्तम रहता है। इसके अलावा इन दिनों में दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में हमेशा लाल रंग के आसन का उपयोग करना उत्तम होता है।
माता रानी की पूजा के समय लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है। इसके साथ माथे पर लाल रंग का तिलक भी जरूर लगाएं। लाल कपड़े पहनकर पूजा करने से माता रानी की शीघ्र कृपा होती है। चैत्र नवरात्रों के लिए मां वैष्णो देवी मंदिर में भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। कटरा से भवन तक सजावट और अन्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं के आगमन के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने खास तैयारी की है। श्रद्धालुओं की नवरात्रों को लेकर खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो वहीं नवरात्रों के पर्व संध्या पर भवन में भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। देखिए जम्मू कश्मीर से दीपक खजूरिया की ये खास रिपोर्ट। नवरात्रों को लेकर जम्मू से लेकर कटरा माता वैष्णो देवी भवन तक सजावट और अन्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चैत्र नवरात्रों का बहुत ही महत्व माना जाता है और इस बार पूरे 8 नवरात्रे जो हैं उसको लेकर माता वैष्णो देवी के भवन को पूरी तरह से सजा दिया गया है। फूलों से लेकर रंग बिरंगी लाइट्स तक जो है वो माता के भवन में लगा दी गई हैं और श्रद्धालुओं को लेकर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। वहीं इस बार पिछले कुछ महीनों में अधिक तैयारियां भी की गई हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने मिलकर यात्रियों के लिए अधिक सुविधाओं की भी व्यवस्था इस बार श्री माता वैष्णो देवी भवन कटरा में की है। दीपक खजूरिया, डेली पोस्ट, जम्मू। डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जर्नलिज्म ऑफ होप।